नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट दिस वीक। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि जो कारोबारी दिन कहा जाता है शुक्रवार को घरेलू मार्केट बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। कारोबार के दौरान बैंकिंग, एफएमसीजी और रियलिटी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। खास तौर पे पीएसयू बैंक इंडेक्स करीबन 3.5% चढ़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में जहां बढ़त दिखी, वहीं साफ तौर पर आईटी, फार्मा और ऑटो स्टॉक्स जो थे वो लुढ़कते हुए नजर आए। अगर गौर किया जाए तो करीबन मार्च के पूरे महीने में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है एफआईआईज ने और बीएसई का जो पूरा मार्केट कैप है वो ऑल टाइम हाई पर रहा। तो मार्केट दिस वीक में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ या फिर किन सेक्टर्स में आप निवेश करना समझते हैं आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, तो आप हमारे 2 नंबर्स पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। नंबर्स मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 011-230-97663 और दूसरा नंबर है 011-233-86682। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं marketthisweek@gmail.com पर। और साफ तौर पर अगर आपके मन में कोई भी संशय है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ तो उसके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के मित्तल जुड़े हुए हैं। मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है हमारे पास कि चलिए सवाल लेने से पहले ही कॉलर आ गए हमारे पास। पवन जी हैं दिल्ली से, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी पवन जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही। जी पवन जी, जी पूछिए सवाल। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम, मेरा सवाल ये है कि हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का शेयर्स है जी 500 जी, तो इसको क्या करना चाहिए? इसका भाव तो ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है। जी मित्र जी, ये भी कई बार होता है, एक निवेशक के मन में ये दुविधा होती है, एक संशय हमेशा रहता है कि मान लीजिए मैंने 5 या 3 साल पहले किसी स्टॉक में निवेश किया लेकिन वो एक हाइबरनेशन मोड में चल रहा है, उस वक्त निवेशक के लिए क्या रणनीति अपनाना एक सटीक कदम होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जब ये इसका आईपीओ भी आया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो उस समय भी ऐसी रिकमेंडेशन थी कि इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए तो बेहतर विकल्प साबित होगा और शॉर्ट टर्म में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शॉर्ट टर्म में बीएसई के ऊपर वॉलेटिलिटी देखने को ना मिले या इतना ज़्यादा जो उतार चढ़ाव देखा जाता है 2%, 4%, किसी दिन अप किसी दिन डाउन, उस तरह का इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इसको एक टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखें, जैसे मार्केट की बात हम कर रहे हैं कि भाई यहाँ से 9,500 या 10,000 तक छू सकता है, वो संभावनाएं हैं अगले 1.5-2 साल में, तो उस अगर रैली को ये समझ के अगर अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखें तो इनको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। चलिए, तो अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश हैं गया से। राकेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश हुआ और मैंने रिलायंस का इक्विटी ग्रोथ फंड में तो हेलो जी जी, पूछिए सवाल। जी मैम, मेरा रिलायंस का कौन सा है ग्रोथ फंड में है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फंड में जी, तो उसका जो है अभी क्या उसको रखना है या नहीं रखना है, इसके बारे में मैं जानकारी क्या रखूं? जी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फंड में आपका निवेश है और अभी अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पहल या फोकस काफ़ी शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के लिए इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि अभी सरकार का काफ़ी फोकस है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में होने जा रही हैं, तो डेफिनेटली ये सेक्टर में बेनिफिट होगा। चलिए, तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने बात की, लेकिन ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जो हमारी रडार पर हो सकते हैं। किस तरह से चुनाव करना चाहिए, खासतौर पर अब कंपनी अर्निंग्स भी शुरू हो जाएंगी, फाइनेंशियल ईयर भी नया शुरू होने वाला है, तो ऐसे में किस तरह की रणनीति अपनाकर एक पोर्टफोलियो तैयार करना चाहते हैं निवेशक, और क्या ये सही समय है मार्केट में निवेश करने का? देखिए, मैं समझता हूँ कि 100-200 पॉइंट का जो उतार चढ़ाव है उसको तो बिल्कुल एक इन्वेस्टर को इग्नोर करना चाहिए। इस तरह की जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहिए और कोई भी समय पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा समय माना जाता है।
काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सरकार इसमें काफ़ी कदम उठाने जा रही है। एनपीए के को लेकर काफ़ी इश्यूज एड्रेस किए जाएंगे आने वाले समय में, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है पीएसयू बैंक्स को, फर्दर कैपिटल प्रदान करने की संभावनाएं हैं। तो लगातार इस सेक्टर में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और सुधार होगा भी। और अगर हम समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज या इज़ गोइंग टू राइज, तो बैंकिंग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहाँ पे काफ़ी अच्छे विकल्प हैं। प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज ये जो बैंक्स हैं उसकी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आज की डेट में, तो वहाँ निवेश कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जितेंद्र सोलंकी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है मार्केट दिस वीक में। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए सवाल। मैम, सर से पूछना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसका प्रोसेस पूछना है, कौन से फंड अच्छे रहेंगे म्यूचुअल फंड के लिए? जी, म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी लगातार सवाल आते हैं और ख़ासतौर पे एसआईपी के जरिए, और अब म्यूचुअल फंड एक सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है, तो किस तरह से निवेश का चुनाव किया जाए? देखिए, आप उसको थोड़ा सा अपना स्टडी ज़रूर करें। काफ़ी म्यूचुअल फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, न्यूज़पेपर में भी आती रहती है। काफ़ी साइट्स हैं जो इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं। उसमें एक तो देखें जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, जहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में निवेश होता है। इस तरह के फंड में अगर निवेश करें और उनकी जो आप रिटर्न की तुलना ज़रूर करें 5 साल, 4 साल, 3 साल, 1 साल, और अगर उनका पोर्टफोलियो देखने को मिले तो पोर्टफोलियो भी जांचें कि कंपनी ने कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है। उसके बाद अपना एक डिसीजन लें, और शुरुआत मैं समझता हूँ कभी भी कर सकते हैं लमसम से, और उसके बाद अगर एसआईपी के जरिए निवेश करें तो बेहतर होगा। तो म्यूचुअल फंड और ईएलएसएस क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? अगर इसे देखा जाए कि वो तो इक्विटी लिंक्ड प्लान है, और साथ ही लोगों को ये लगता है कि ये म्यूचुअल फंड्स में एक लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है, लेकिन हम लगातार इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप चाहें तो 4 महीने के लिए, या आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपकी निर्भरता पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना निवेश और कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक 4 महीने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी छोटी अवधि है। लेकिन फिर भी क्योंकि आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टॉक मार्केट में वो काफ़ी अच्छी हैं, और अगर अच्छा चुनाव करा जाए तो 4 या 6 महीने में भी म्यूचुअल फंड। लेकिन ये दोनों अलग हैं, म्यूचुअल फंड और ईएलएसएस, या एक तरीके से? ईएलएसएस मैं अभी बताता हूँ कि ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग स्कीम है। इसमें सबसे पहली बात तो यह 3 साल का लॉक इन पीरियड आता है, और अगर इसमें ईएलएसएस में कोई निवेश करता है तो उसको टैक्स में टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो 1,50,000 तक इसमें निवेश कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि उसमें वहाँ पे 3 साल का एटलीस्ट लॉक इन है, तो आपका नज़रिया अपने आप ही शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में बदल जाएगा। चलिए, तो ये साफ सी बात है कि अगर आप मध्य से लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ईएलएसएस भी आपके लिए एक निवेश का माध्यम हो सकता है। हमारे साथ पिंक सिटी जयपुर से शुभम जुड़ गए हैं। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मेरा देना बैंक और आईओबी से सवाल है कि मैडम ये काफी टाइम से चल नहीं रहे हैं, और दूसरा अगर अभी जैसे सरकार अगर क्या कहते हैं कि लोन अगर माफ कर देती है तो बैंकिंग सेक्टर पे कितना नेगेटिव असर पड़ेगा, और कौन से सेक्टरों से दूर रहना चाहिए, और मार्केट में कितनी गिरावट आ सकती है? क्योंकि बाजार बुल रन तो है पर गिरने की तो कोई भी जना बात नहीं कर रहा है, जबकि सेंसेक्स और एनएसजी का 24 और 25 के आसपास है। जब गिरेगा तो कितना गिरेगा? 8,7500 तक आ जाएगा क्या निफ्टी? एक साथ 3 सवाल उन्होंने किए हैं। सबसे पहले सर, देना बैंक इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो करीबन 37 रुपये के भाव के आसपास जो है देना बैंक कारोबार कर रहा है। दूसरा शायद उन्होंने बताया था आईओबी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक अगर देखा जाए तो इसकी कीमत इस वक्त जो स्टॉक है अब 26 रुपये के आसपास है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों बैंक काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, देना बैंक स्पेशली, आईओबी, और अभी भी स्ट्रेस कुछ टाइम के लिए बरकरार रहेगा। लेकिन मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि इस लेवल पे इनको बेचा जाए, क्योंकि यहाँ से जो वर्स्ट था वो ख़त्म हो गया।
अब यहाँ से रिकवरी प्रोसेस है इन दोनों बैंक्स में भी जी। देखा जाएगा। तो इस लेवल्स पे तो बेचना अभी एडवाइजेबल नहीं है, आप इसको होल्ड करके रखें एटलीस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर या इस कैलेंडर ईयर तक तो होल्ड करके रखते हैं। मैं समझता हूँ कि इनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। जहाँ तक एनपीए राइट ऑफ का सवाल है, अगर इनका प्रश्न जो फार्मर लोन्स को लेकर है, हाँ, ये भी एक मन में दुविधा है उन लोगों की जिन्होंने बैंकिंग में निवेश किया है कि मान लीजिए कर्ज माफ़ी होती है तो कहीं उनसे तो ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो में इस तरह का एक माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम कर्ज माफ़ कर देंगे। और ये अब चाहे असेंबली इलेक्शन हो या मेन इलेक्शन हो, ये एक मुद्दा बनता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो फ्रीबीज़ हैं देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। उसमें जो ग्रोथ है उसकी संभावनाएं फिर कम हो जाती हैं। हम लोन माफ़ी के उसमें नहीं हैं कि भाई लोन माफ़ नहीं करा जाए, लेकिन एक जनरल इम्यूनिटी देना या माफ़ करना वो एक संभव नहीं है। और इस तरह का वक्त पे मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी आया कि जो लोन माफ़ी है वो इस तरह से नहीं की जा सकती। इट गिव्स ए वेरी रॉन्ग सिग्नल जी। और दूसरी बात ये है कि इसका जो बर्डन है वो डेफिनेटली एक्सचेकर पे पड़ता है, टैक्स पेयर पे पड़ता है। और आज की डेट में टैक्स पेयर कौन है? मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के ऊपर काफ़ी अच्छा एक अतिरिक्त भार पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा विषय है कि ये एक बड़ा जो विषय है, ये एक इलेक्शन रिफॉर्म्स प्रतिक्रिया के अंदर इस पर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। क्या इस तरह के फ्रीबीज, मैं तो समझता हूँ कि ये एक तरह की रिश्वत है और इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। और इस तरह की जो अनाउंसमेंट है ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट के बाहर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को परमिट ना की जाए। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना और फिर उसके ऊपर बाद में अमल ना करना या डिबेट होना एक बड़ा अपने आप में अहम मुद्दा है। हाँ, अगर किसी को रोटी देनी है, जी जी, फूड प्रोवाइड करना है, तो वो समझता हूँ, या एजुकेशन देनी है या लोगों को हेल्थ की सुविधाएं देनी है जी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहाँ तक लोन माफ़ी का सवाल है, ये बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है और उसका जो अतिरिक्त भार है वो स्टेट के ऊपर आता है। जैसे कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला कि सेंट्रल के लिए इसको सब्सिडाइज करना पॉसिबल नहीं है। अगर स्टेट अपने रिसोर्सेज से इसको एब्जॉर्ब करना चाहे तो वो कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, राजधानी दिल्ली से ही हैं नितिन कुमार। नितिन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल कैमलिन फाइन साइंसेस पे है जी, जो कि केमिकल सेक्टर का है। 106 रुपए में मैंने 7000 क्वांटिटी दे रखी है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 2 से 3 साल तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे कितना टारगेट तक इसका मिल सकता है? कौन सा शेयर? एक बार अपना शेयर का नाम दोबारा बताएंगे प्लीज। कैमलिन फाइन साइंसेस। कैमलिन जी, हाँ, कैमलिन फाइन साइंसेस जी। हाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि जो इसके फंडामेंटल्स हैं थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं कंपनी के, और उसके अनुसार इसकी मूवमेंट भी देखने को मिलती है। तो फिलहाल बहरहाल अगर इसको होल्ड करके रखें, जैसे इन्होंने बोला कि 1-2 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं, तो टारगेट देना तो संभव नहीं है, लेकिन सलाह ये रहेगी कि इसके क्वार्टरली नंबर्स और इसके एनुअल नंबर्स प्लस जो कंपनी के फंडामेंटल हैं, बिजनेस या बिजनेस प्रोसेसेस हैं, उसमें कोई बदलाव या ठहराव तो नहीं आ रहा। अगर उसको जांचते रहें क्वार्टर में एक बार, तो वो बेहतर होगा और उसके बाद फिर निर्णय लिया जा सकता है। ये भी एक हमने देखा है निवेशकों की तरफ से एक कैसे भूल चूक हो जाती है कि मान लीजिए एक स्टॉक ले लिया, उसके बाद वो पड़ा हुआ है स्टॉक, फिर उसके बाद
पर शायद होमवर्क करने की ज़रूरत हम नहीं समझते कि जैसे कि आपने कहा कि एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना बेहद ज़रूरी है कंपनी का, वो बहुत अहम जो है हिस्सा बनता है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की स्पेस की बात की जाए मित्तल जी, तो किस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी डील किया जाए कि वहाँ पर भी अच्छा खासा रनअप हम देख रहे हैं, काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स ने खास तौर पर, तो वहाँ पर रणनीति किस तरह से रहनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक स्मॉल कैप या मिड कैप की बात करें, जैसे मैंने बताया बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र पे जैसे लास्ट टाइम भी किसी ने कोई सवाल पूछा था कि अंडर 100 रुपीज़ का जो स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है। बैंकिंग क्षेत्र में भी ऐसे स्टॉक हैं जो कि 100 रुपये से नीचे हैं और उनके फंडामेंटल काफ़ी इम्प्रूव होंगे, जैसे IDFC वगैरह है। कुछ फाइनेंस कंपनी हैं जैसे L&T फाइनेंस वगैरह हैं, तो इन पे एक NBFC है, एक निगाह रखी जा सकती है। और इस तरह के इस स्पेस में है अपॉर्चुनिटीज, स्टॉक्स। और टेलीकॉम पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी डील पर सील लगा है तो अभी देखिए, जहाँ तक टेलीकॉम का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अब तो एक नया कंपटीशन है कि वोडाफोन और आइडिया के बीच जो डील हुई, फिर रिलायंस ने अपना एक प्रतिस्पर्धा का एक दौर शुरू किया है, अगर हम उसे डेटा से जोड़ लें, फिर कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग की बात की जाए, और इस तरह से हम डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं। ऐसे में इस तरह की जो डील्स हैं, क्या वही जो ये एक डेट रिडन सेक्टर रह चुका है, खासतौर पे अब देखा जाए भारतीय एयरटेल भी ने भी साफ तौर पर कहा कि जो टेलीनॉर के साथ उनकी डील जो ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है, तो अब इस तरह की जो मर्जर्स और एक्विजिशंस हैं उनसे शायद टेलीकम्युनिकेशन का कुछ भला हो जाए। बिल्कुल होगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े लार्ज कंपनीज उभर के आएंगी ये, और ना कि अच्छी सुविधा प्रदान करेंगी जो इनके कंज्यूमर्स हैं जी, बल्कि मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो कंसोलिडेशन होगा उससे इनका जो वित्तीय स्थिति है उसमें भी सुधार देखा जाएगा, बैलेंस शीट में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा, और जो एक कंपटीशन चल रहा है या चलेगा आने वाले समय में, उसमें भी एक ठहराव आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि फॉर द टाइम बिंग देयर इज़ एन स्ट्रेस ऑन द सेक्टर, बट इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ इन द फ्यूचर। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, बीकानेर से शिवम है। शिवम जी, पूछिए अपना सवाल, और बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में। सर, कौन से सेक्टरों से मार्केट इतना चल चुका है, कौन से सेक्टरों से दूर रहना चाहिए और कौन से सेक्टरों में निवेश करना चाहिए? कौन से 5 सेक्टर अच्छे हैं और कौन से 5 सेक्टर अच्छे नहीं हैं? बड़ी जल्दी से क्लासिफाई कर दिया, बिल्कुल ब्लैक और वाइट। क्या ब्लैक है, क्या वाइट है? देखिए, जहाँ तक सेक्टर का सवाल है, जैसे हमने अभी कुछ नाम लिया, जैसे बैंकिंग है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहेंगी। इस मेटल माइनिंग है, इसमें काफ़ी अच्छी चाल देखने को भी मिली और आने वाले समय में देखी भी जा सकती है। कैपिटल गुड्स का एक अनदर सेक्टर है जहां अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। और फिर देखा जाए तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जितनी भी हैं या NBFCs हैं, वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी निकल के आती हैं। सीमेंट हालांकि हो सकता है कि एक क्वार्टर और थोड़ा दबाव में रहें, लेकिन आने वाले समय में इसके ऊपर भी इसमें भी निवेश की प्रतिक्रिया उभर के सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार का ध्यान है और हाउसिंग के ऊपर एक विशेष जोर है, तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आएगी। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, जैसे कजारिया टाइल्स है या जो पेंट इंडस्ट्री है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। जहाँ स्ट्रेस देखा जा सकता है, वहाँ अभी जैसे हमने देखा कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन में एक स्ट्रेस है, पावर सेक्टर में भी थोड़ा सा स्ट्रेस आने वाले समय में देखा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वहाँ संभावनाएं उभर के सामने आएंगी। इसी तरह से ऑयल गैस सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी।
और अभी काफ़ी अच्छे डिविडेंड भी डिक्लेयर करे, उससे भी संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी काफ़ी हैं कंपनीज के अंदर। फार्मास्यूटिकल मिक्स ट्रेंड रहने की संभावनाएं, आईटी सेक्टर में भी फ़िलहाल मिक्स ट्रेंड रहने की संभावनाएं हैं। तो मेरे ख्याल से इनका और साथ ही मित्तल जी, कमोडिटी मार्केट में इस वक्त किस तरह की हलचल देखी जा रही है? जिस तरह से हमने गोल्ड में देखा अभी फ़िलहाल जो है कुछ एक लल पीरियड था और अब फिर से उछाल है। और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए, हम बात करते हैं जो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की अगर बात, जैसे कि ऑयल एंड गैस की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन वही है, काफ़ी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं कच्चे तेल में। इंटरनेशनल फैक्टर्स काफ़ी कंट्रोल करते हैं। तो इस वक्त कमोडिटी मार्केट को लेकर किस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है निवेशकों द्वारा? देखिए, जहाँ तक कमोडिटी मार्केट का सवाल है, जैसे मेटल माइनिंग हमने बात की, जी, वहाँ तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनी रही हैं। जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, गोल्ड एक सीमित दायरे में रहा। $1220-30 निचला स्तर है और ऊपर में 1270 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग भी है। इसी तरह से अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी एक सीमित दायरे में 41,000 से और 44,500, 45,000 की फ़िलहाल संभावनाएं नज़र आती हैं। क्रूड में हमने देखा कि आफ्टर टचिंग क्लोजर टू $60, 58, 59, अब धीरे धीरे उसमें एक गिरावट का दौर हुआ, क्योंकि यूएस में काफ़ी उसका प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखा गया और उसकी वजह से जो एक प्रोडक्शन कट का प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था, वो अब न्यूट्रलाइज होता हुआ नज़र आया और ये अब वापस $48-50 के आसपास हो गया। तो मैं समझता हूँ कि $50 के आसपास अभी कुछ टाइम तक ट्रेड करेगा, प्लस माइनस $2-3-4 या 50 और 55 के बीच में अभी ट्रेड करेगा कुछ अरसे के लिए। और इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय दो सिनेरियो काफ़ी महत्वपूर्ण बने। एक तो जो डॉलर है, उसमें थोड़ी नरमी देखी गई, रुपया अप्रिशिएट हुआ, और दूसरा जो क्रूड के प्राइसेस हैं उसमें गिरावट देखी गई, जिससे कि नॉट ओनली इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन पे गिरावट देखने को मिलेगी या ठहराव देखने को मिलेगा। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव असर पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे साथ मुकेश जुड़ गए हैं, अगले कॉलर हैं रोहतक से। मुकेश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्ते सर जी, पूछिए। जी, मेरे पास 50,000 रुपये हैं और मैं उनको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कहाँ होगा? मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है। किस कंपनी की शेयर्स की बात कर रहे हैं? किसी भी कंपनी के हो, पहले मैंने कभी शेयर नहीं खरीदे। अच्छा, ठीक है, तो आप पहली बार निवेश करना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए, ये भी हाँ, अगर पहली बार निवेश करना चाहते हैं तो हमारा तो सजेशन यही होगा कि अगर खुद, जैसे इन्होंने बताया कि इनको नॉलेज नहीं है और खुद कॉल नहीं ले पाएंगे, तो सबसे पहली कॉल तो ये है कि जहाँ जानते हैं, जैसे कुछ कंपनियों के नाम अगर लें, जैसे L&T के बारे में जानते हैं या रिलायंस के बारे में जानते हैं, या बैंक्स हैं, जैसे हम आम तौर पर HDFC का नाम लेते हैं, SBI का नाम लेते हैं जी, तो अगर इनमें थोड़ा थोड़ा निवेश करें और फिर आगे उनमें थोड़ी थोड़ी एक स्टडी करें तो बेहतर होगा। अगर ये नहीं कर पाए तो सीधा साधा म्यूचुअल फंड में निवेश करें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, जहाँ लार्ज कैप मिड कैप हो वहाँ निवेश करें तो बेहतर होगा। और ये भी समझना होगा निवेशकों को, जैसे कि लगातार आप भी शो पर बोलते आए हैं कि एक लंबी अवधि के लिए निवेश करना बिल्कुल लॉन्ग टर्म। ये स्टॉक मार्केट कभी शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग मार्केट नहीं है। ट्रेडिंग उनके लिए पॉसिबल है जो कि मार्केट में काफ़ी स्टडी करते हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और मार्केट को समझते हैं और कोई ना कोई अपना एक बेस बनाते हैं, या तो टेक्निकल या फंडामेंटल, और उसको स्टडी करने के बाद वो ट्रेडिंग करते हैं। और साथ ही जिस तरह से अब GST को लेकर सभी जो है दरवाजे वो खुल चुके हैं और एक तरीके से हम एक नए युग के आगाज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक देश एक टैक्स और जो तमाम अतिरिक्त टैक्स है उनके मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी और साफ तौर पर 1% जो है उससे अर्थव्यवस्था में जो है उछाल आएगा। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन राजधानी दिल्ली से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट दिस वीक में। जी, मैं एक तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल के ऊपर सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे पास है, पीछे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके ऊपर कॉल दिया था
और 350 तक टारगेट बताया था, लेकिन अभी ज्यादा नहीं चला है। और दूसरा सवाल मेरा ये रिलायंस RIL के ऊपर है, जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है जिसमें FMO से उसको ट्रेडिंग करने से मना किया है, उससे इसके शेयर पे क्या असर आएगा? देखिए, जहाँ तक कार्बोरेंडम यूनिवर्सल का सवाल है, मैं भी यही सलाह दूंगा कि शेयर फंडामेंटल ठीक है, इसको होल्ड करके रखें और थोड़े से जो रबड़ प्राइसेस में नरमी देखी गई उसकी वजह से ज़रूर हल्का सा इम्पैक्ट इसके ऊपर है, लेकिन स्टॉक अभी 280 के आसपास है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि आपका टारगेट के आसपास इसका मूवमेंट देखा जा सकता है, तो होल्ड करके रखें। जो दूसरा आपका सवाल है रिलायंस के ऊपर, जो सेबी का ऑर्डर थर्सडे को आया था, उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर देखा जाएगा। मैं नहीं समझता कि ज़्यादा उससे कोई इमीडिएट स्टॉक में कोई गिरावट का माहौल या कोई दबाव देखने को पड़ेगा। अगर कोई दबाव देखने को भी मिलेगा तो वो बड़ा शॉर्ट टर्म होगा। और दूसरी बात यह है कि कंपनी उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील भी करेगी, तो इट इज़ नॉट दैट इमीडिएटली दैट ऑर्डर वुड बी इम्प्लीमेंटेड, या उसके ऊपर कोई विशेष एक असर देखा जाएगा। और अगर कोई लायबिलिटी अगर बनती भी है 1000 करोड़ की रिलायंस के ऊपर, तो रिलायंस के लिए काफ़ी छोटा अमाउंट है ये। फिलहाल शेयर में बने रहना चाहिए उनके। फिलहाल शेयर में बने रहना चाहिए। मित्तल जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत से कॉलर्स की जो संशय है मन में उन्हें भी दूर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया DD न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। तो आज के इस शो में बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।